तो अपन नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं और यूनिट है मीटिंग नीड्स ऑफ पेरी ऑपरेटिव पेशेंट। यूनिट नंबर 13 है। देखिएगा क्या होता है पेरी ऑपरेटिव पेशेंट और क्या क्या उसकी नीड्स होती है, वो अपन कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं। तो चलते हैं इस यूनिट के बारे में बात करते हैं। इसमें देखिएगा मैं स्टार्टिंग से थोड़ा इंट्रो दे दूँ यूनिट के बारे में, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ ये रहेगी कि आप इस यूनिट में पेरी ऑपरेटिव, मतलब पेरी का मतलब है कि इसमें 3 स्टेज इंक्लूड करी जाती है। सबसे पहली होती है प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। देखो ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन समझ सकते हो, सर्जरी समझ सकते हो, कोई भी उस फेज को आप क्या बोलकर चलते हैं, ऑपरेटिव बोलकर चलते हैं। तो देखिएगा इसमें 3 स्टेजेज के बारे में बात करेंगे या 3 टाइप्स से अपन बात करेंगे कि कौन कौन सी होती है। फर्स्ट होगी प्री ऑपरेटिव, सेकेंड होगी इंट्रा ऑपरेटिव और थर्ड क्या होगी, पोस्ट ऑपरेटिव। तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट। देखिएगा सर्जरी क्या होती है। सर्जरी सबने नाम सुना है, लेकिन होती क्या है। सर्जरी कैन बी डिफाइन एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ ट्रीटिंग डिजीज, इंजरी एंड डिफॉर्मिटीज बाय ऑपरेशन एंड इंस्ट्रूमेंट। सीधी सी भाषा में कहा गया है, बताया गया है कि सर्जरी कैन बी डिफाइन, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, परिभाषित कर सकते हो, बता सकते हो एज द आर्ट, कि ये क्या एक कला है, एंड साइंस ऑफ ट्रीटिंग डिजीज, और एक विज्ञान है जिससे किसी भी डिजीज़ को क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है, किसी भी इंजरी को ठीक किया जाता है, कोई भी डिफॉर्मिटीज़ होती है उसको ठीक किया जाता है बाय द ऑपरेशन और इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। ऑपरेशन में जो इंस्ट्रूमेंट काम आते हैं उनसे बाय द ऑपरेशन, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलकर चलते हैं आप, सर्जरी। सीधी सी भाषा में मैं बोल दूं कि सर्जरी क्या है, तो सर्जरी एक ऐसी कला है या विज्ञान का एक ऐसा प्रारूप है जिससे डिजीज़ कंडीशन को क्या किया जाता हो, ठीक किया जाता हो, कोई भी डिफॉर्मिटीज़ हो बॉडी में उसको ठीक किया जाता हो, कोई भी इंजरी हो बॉडी में उसको ठीक किया जाता हो बाय द ऑपरेशन या बाय द इंस्ट्रूमेंट। उसे क्या बोल के चलते हैं आप, सर्जरी। सर्जरी इंक्लूड 3 फेज विच आर फॉलोइंग। मैं पहले भी बताया था कि कितनी फेज होती है, 3 फेज होती है। और फर्स्ट फेज के बारे में बात करूँ, सबसे पहली फेज कौन सी होगी, प्री ऑपरेटिव। मैंने बोला था कौन सी होगी, प्री ऑपरेटिव। सेकंड कौन सी होगी, इंट्रा ऑपरेटिव। और नेक्स्ट कौन सी होगी, पोस्ट ऑपरेटिव। मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रो दूंगा यहाँ पे, बाकी बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे अपन इन सारी चीज़ों को। सबसे पहले प्री ऑपरेटिव। देखिएगा पेशेंट एडमिट हुआ है किसी डिजीज़ को लेकर, और डॉक्टर ने जब डायग्नोसिस करा तो डॉक्टर को लगा कि क्या करना पड़ेगा, सर्जरी कंडक्ट करनी पड़ेगी। तो ऑपरेशन से पहले या सर्जरी कंडक्ट करने से पहले का जो टाइम होता है उसको क्या बोलकर चलते हैं आप, प्री ऑपरेटिव बोलते हैं। सर्जरी कंडक्ट होने से लेकर सर्जरी कंप्लीट होने तक का जो ड्यूरेशन होता है उसको क्या बोल के चलते हैं, इंट्रा ऑपरेटिव। और नेक्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव। सर्जरी कंप्लीट हो गई, ठीक है, उसके बाद से लेकर जो सर्जरी का टाइम है, जैसे 1 मंथ, 2 मंथ या 13 डेज, 14 डेज, जो भी उसके बीच में कोई कॉम्प्लिकेशन अक्कर हो रहा है, या उस बीच में पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आपको पेशेंट को कौन कौन सी चीज़ों को अवॉइड करवाना है, कौन कौन सी चीज़ें वो केयर करवानी है, पेशेंट को प्रोवाइड करनी है, उन चीज़ों को क्या बोलते हैं अपन, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में लेकर चलते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं अपन पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग। क्या होता है पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग, इट इज़ द डिलीवरी ऑफ नर्सिंग केयर। क्या करता है, डिलीवर ऑफ नर्सिंग केयर, नर्सिंग केयर को डिलीवर करता है थ्रू द फ्रेमवर्क ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। एक क्या है, नर्सिंग प्रोसेस है जिसके साथ से, जिसकी हेल्प से इस चीज़ को क्या करके चलता है, बता के चलते हैं। नेक्स्ट बात, इट ऑल्सो इंक्लूड कोलाबोरेटिंग नर्सिंग सजेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ सुपरविजन नर्सिंग केयर गिवन टू द प्री ऑपरेटिव पेशेंट, इंट्रा ऑपरेटिव पेशेंट और पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। कोलाबरेटिंग नर्सिंग मैंने बहुत अच्छे से बताया, तुमको सबको पता होगा। उसके बाद सजेशन सजेस्ट करते हैं, और डिक्लेरेशन ऑफ सुपरविजन ऑफ नर्सिंग। क्या करते हैं, नर्सिंग जो प्रेशन है नर्सिंग का, वो क्या करते हैं, सुपरविजन। इसमें तीनों फेजेज जो सर्जरी होती है उसमें क्या करता है, एक नर्स स्टाफ जो होती है वो क्या करके चलती है, सुपरविजन करके चलती है प्री ऑपरेटिव केयर, इंट्रा ऑपरेटिव केयर और पोस्ट ऑपरेटिव केयर के दौरान। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्जरी, कि कौन कौन से टाइप्स है, कितने टाइप्स की सर्जरीज होती है, उसके बारे में मैं एक छोटा सा बताना चाहूँगा कैसे होती है। तो अपन सर्जरी को मोस्टली 3 टाइप से डिवाइड करके चलते हैं। फर्स्ट होती है क्या पर्पज है सर्जरी करने का, सेकंड होती है डिग्री ऑफ अर्जेंसी, कि कौन सी डिग्री ऑफ अर्जेंसी है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, कौन सी अर्जेंसी है कि इमीडिएट रिक्वायर है या फिर बाद में भी, या फिर डिग्री। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ रिस्क। तो फर्स्ट पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्पज, और क्या क्या पर्पज हो सकते हैं, कौन सा ऐसा पर्पज है जिसकी वजह से आपको क्या करना पड़ रहा हो, सर्जरी कंडक्ट करनी पड़ रही हो। तो फर्स्ट आता है डायग्नोस्टिक पर्पज़। डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए क्या करना पड़ता हो, आपको सर्जरी करनी पड़ती हो टू इस्टेब्लिश ए डायग्नोसिस, मतलब कोई डायग्नोसिस है जिसको आपको क्या करना पड़ रहा है, डायग्नोस करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, सर्जरी करनी पड़ रही है। एग्जाम्पल आप लेंगे तो किस चीज़ का लेंगे, सोच के बताइए थोड़ा। भाई डायग्नोसिस पर्पज़ है कि जैसे लीवर बायोप्सी
लीवर बायोप्सी करनी है, किडनी बायोप्सी करनी है, तो उसमें तो आप क्या कर लेते हैं, थ्रू द निडल इंसर्शन टिश्यू ले लेते हैं, सेल ले लेते हैं और बायोप्सी हो जाती है। लेकिन आप एग्जामिनेशन नहीं कर पा रहे हैं किसी पार्ट का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ के उस पार्ट को, इस बॉडी पोर्शन को ओपन करना पड़ेगा और वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सर्जरी कंडक्ट करनी पड़ेगी डायग्नोसिस करने के लिए कि किस टाइप का स्टोन है, किस टाइप का एक्यूमुलेशन हो रखा है। अगर आप एक्सरे के द्वारा, एमआरआई के द्वारा, सीटी स्कैन के द्वारा, लेप्रोस्कोपी के द्वारा उस चीज़ का डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे हैं, कन्फर्मेटिव नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर्पज़ के लिए जो सर्जरी कंडक्ट करी जाती है उसको क्या बोलकर चलते हैं आप, कौन सी सर्जरी बोल के चलते हैं, बोलो भाई, कौन सी, डायग्नोसिस सर्जरी। नेक्स्ट आती है पेलिवेटिव, रिलीफ एंड रिड्यूस पेन सिम्टम्स ऑफ डिजीज़। पेलिवेटिव सर्जरी क्या होती है कि इसके अंदर रिलीफ, पेशेंट को रिलैक्स फील करवाते हैं और जो उसके पेन की सीवियरिटी है उसको कम करते हैं, और जो सिम्टम्स आ रहे हैं डिजीज़ के उसको क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि कम से कम अपेयर हो, या फिर जो सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। एग्जाम्पल में बात करूँ, टर्मिनली इल पेशेंट, बहुत ज़्यादा बीमार बंदा है या बीमार पर्सन है, लॉन्ग टाइम सफ़र, बहुत लंबे टाइम से सफ़र कर रहा है, बट नॉट क्योर, और क्या नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो पा रहा है। एग्जाम्पल बता सकते हैं, बहुत ही बढ़िया कैंसर, बहुत लंबे टाइम तक डिजीज चल रही है, बहुत काफ़ी टाइम जो हो चुका है, आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं लेकिन पेशेंट क्योर नहीं हुआ, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप क्या कर रहे हैं, पेशेंट को जो पेन हो रहा है उसके लिए रिलीफ करवा रहे हैं, उसको रिलैक्स करवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में जो सिम्टम्स अपेयर हो रहे हैं उन सिम्टम्स को क्या कर रहे हैं, ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्योर नहीं कर पा रहे। तो क्या है, सीधी सी बात है कि टर्मिनल पेशेंट पर्सन है कोई जो सफ़र कर रहा है बहुत लंबे टाइम से, बट क्योर नहीं हो पा रहा, और एग्जाम्पल सीधा सा है कैंसर। नेक्स्ट सर्जरी आती है एब्लेटिव सर्जरी। एब्लेटिव सर्जरी क्या होती है, ऐसी सर्जरी होती है जिसमें किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को, किसी भी बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट को क्या कर दिया जाता है, बिल्कुल रिमूव आउट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, रिमूव आउट कर दिया जाता है। उस सर्जरी को क्या बोलकर चलते हैं आप, क्या बोल के चलते हैं, एब्लेटिव सर्जरी बोल के चलते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसप्लांट। देखिएगा, ये सिंपल सी सर्जरी है, सब जानते हैं, ट्रांसप्लांट के नाम से पता चल रहा है, रिप्लेस माल फंक्शनिंग स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकती है आपकी बॉडी में, जैसे कि रिप्लेस करते हैं आजकल, हार्ट रिप्लेस हो जाता है, किडनी रिप्लेस हो जाती है, ये सारी चीज़ें जो रिप्लेस करवाई जा सकती है, आईज रिप्लेस करवाई जाती है, ट्रांसप्लांट करवा दिया जाता है, हार्ट ट्रांसप्लांट सुना होगा। तो ये सारी सर्जरी जो होती है वो किस में इंक्लूड करके चलते हैं, पर ट्रांसप्लांट पे करके चलते हैं। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग द डिग्री ऑफ अर्जेंसी। नंबर 2, सेकंड जो टाइप था, अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ अर्जेंसी, मतलब अर्जेंसी मतलब नीड, कि किस लेवल की नीड है जो क्या करना पड़ रहा हो, इमीडिएट सर्जरी कंडक्ट करनी पड़ रही हो। फर्स्ट है इमरजेंसी सर्जरी, इट इज़ परफॉर्म इमीडिएटली टू प्रिजर्व द फंक्शन और द लाइफ ऑफ द क्लाइंट। क्या करनी है, बहुत इमरजेंसी कंडीशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें आपको क्या करना है, पर्सन के जो फंक्शनिंग है, नॉर्मल बॉडी की फंक्शनिंग स्ट्रक्चर है उसको ठीक करना है, और जो पेशेंट है उसको क्या करना है, बचाना है, उसकी लाइफ को सेव करना है। उस वक्त जो सर्जरी कंडक्ट करी जाती है उस सर्जरी को क्या बोल के चलते हैं आप, इमरजेंसी सर्जरी बोलकर चलते हैं। और इमरजेंसी सर्जरी कौन कौन सी हो सकती है, सर्जरीज टू कंट्रोल इंटरनल हैमरेज। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई, एक एग्जांपल दूं मैं, कि कोई रोड एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पे ब्लड हैमरेज हो रहा है, उसको आप देख पा रहे हैं कि एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है, बट इंटरनल ब्लीडिंग उसके कंटिन्यूस चालू है, जब हॉस्पिटल डायग्नोसिस तो पता चला कि इंटरनल, तो उसी वक्त एट दैट टाइम क्या करना पड़ता है, उनको सर्जरी कंडक्ट करनी पड़ती है। और जब तक सर्जरी कंडक्ट नहीं करेंगे वो, तब तक क्या नहीं, पेशेंट को आप सेव नहीं कर सकते, पेशेंट को आप बचा नहीं पाएंगे। तो इसलिए इमरजेंसी सिचुएशन में जो भी सर्जरी कंडक्ट करी जाती है पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए, पेशेंट को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, उस सर्जरी को क्या बोल के चलते हैं आप, इमरजेंसी सर्जरी बोल के। इसलिए नेक्स्ट नंबर 2 सब आती है इलेक्टिव सर्जरी। इलेक्टिव सर्जरी क्या होती है, इट इज़ परफॉर्म व्हेन सर्जिकल इंट्रायूटेराइन इज द परफॉर्म ट्रीटमेंट फॉर ए कंडीशन दैट इज़ नॉट इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग और टू इम्प्रूव द क्लाइंट लाइफ। देखो, ये परफॉर्म करी जाती है व्हेन सर्जिकल इंट्रायूटेराइन, इट इज़ द परफॉर्म ट्रीटमेंट फॉर ए कंडीशन, कि आपको क्या करना है, क्योंकि कोई कंडीशन है, इमरजेंसी नहीं है लेकिन कोई कंडीशन है जिसको क्या करना है, आपको ठीक करना है, ठीक करवाना है या ठीक करेंगे। तो उस कंडीशन को ठीक नहीं करेंगे तब तक क्या नहीं होगा, पेशेंट ठीक नहीं होगा। तो मतलब इमीडिएट, इतना इमीडिएटली ज़रूरत नहीं है, नए मतलब एट द टाइम्स करने की, कंडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ टाइम ले सकते हैं। क्यों, और करनी तो ज़रूरी है, देखो करना तो पड़ेगा, जब तक आप इमरजेंसी है सर्जरी कंडक्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है पेशेंट को दिक्कत है। तो आप जब तक सर्जरी कंडक्ट नहीं करेंगे तब तक तो इश्यू तो रहेगा, लेकिन आप सर्जरी टाल सकते हैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे करके मेडिसिन के साथ में। लेकिन इमरजेंसी जो इमरजेंसी
सर्जरी है उस टाइप से नहीं, इसको आप टाइम दे सकते हैं, लेकिन ये सर्जरी कंडक्ट करना ज़रूरी है क्योंकि पेशेंट की लाइफ को क्या करना, आपको सेव करके चलना है। एग्जांपल बता सकते हैं, प्लास्टिक सर्जरी बहुत बार देखा हो, एक्टर से करवाते हैं अपने हिसाब से, जब उनको टाइम मिलता है, सूटेबल टाइम होता है, तब क्या करवाते हैं, प्लास्टिक सर्जरीज करवाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ रिस्क, कि कौन कौन सी रिस्क हैं, अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ रिस्क के आधार पर कौन कौन सी सर्जरी है जो क्या करी जाती है, कंडक्ट करी जाती है। तो नंबर 1 आता है मेजर सर्जरी। इट इन्वॉल्व ए हाई डिग्री ऑफ रिस्क फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन, लाइक इट मे बी कॉम्प्लिकेटेड विथ लार्ज ब्लड लॉस, वाइटल ऑर्गन मे बी इन्वॉल्व और पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन मे बी लाइकली। ओपन हार्ट सर्जरी हो सकती है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट। मेजर सर्जरी, मेजर और माइनर दो चीज़ होती हैं, आप सबको पता है। मेजर सर्जरी मतलब बहुत बड़ी सर्जरी कंडक्ट करी जाती है, या फिर किसी पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन की सर्जरी कंडक्ट करवाई जा रही है, उस सर्जरी के पर बात करते हैं। तो इसमें क्या बोला है, सीधा सा बोला, इट इन्वॉल्व ए हाई डिग्री ऑफ रिस्क। यहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्क होती है, वैरायटी ऑफ रीजन लाइक दैट, इट मे बी कॉम्प्लिकेटेड, कि क्या हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, विथ लार्ज ब्लड लॉस। और सबको पता है कि अगर ओपन हार्ट सर्जरी होती है या हार्ट सर्जरी होती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, तो वहाँ पे ब्लड का लॉस बहुत ज़्यादा होता है, और जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। तो क्या हो सकता है, मतलब हाई रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की, पेशेंट की डेथ हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, जैसे ब्लड लॉस हो रहा है कम्प्लीटली, तो क्या हो सकता है, उसको हाइपोवोलेमिया शॉक जा सकता है, कि फ्लूइड लॉस हो चुका है बॉडी का, तो क्या पेशेंट शॉक में जा सकता है और उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए जब भी ओपन हार्ट सर्जरी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करी जाती है, तो अपन उसको मेजर सर्जरी में इंक्लूड करके चलते हैं, मेजर सर्जरी में बताकर चलते हैं। नेक्स्ट आती है माइनर सर्जरी। माइनर सर्जरी क्या होती है, इट इन्वॉल्व लिटिल रिस्क प्रोसीजर। क्या होता है, मतलब रिस्क तो इसमें भी होती है हालांकि, लेकिन उतनी रिस्क नहीं जितनी कि इसमें मेजर सर्जरी में। कॉम्प्लिकेशन एंड इट ऑप्टेन परफॉर्म इन ए आउट पेशेंट सेटिंग, और इसमें क्या करते हैं, पेशेंट की आउट पेशेंट सेटिंग पहले से आप करके चलते हैं, लेके चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, रिमूवल ऑफ द टॉन्सिल्स, तो क्या बोल के चलते हैं, टॉन्सिलेक्टोमी, जिसको क्या करते हैं, रिमूवल कर देते हैं। टॉन्सिल्स जो अपने होते हैं बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, फूल जाते हैं, या फिर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है, उस कंडीशन में क्या कर दिया जाता है कि ट्रीट नहीं हो पाए तो क्या करना पड़ता है, फिर टॉन्सिलेक्टोमी करनी पड़ती है, रिमूवल ऑफ टॉन्सिल जिसको अपन बोल कर चलते हैं। नेक्स्ट आती है नंबर 1 सर्जरी की जो अपन बात कर रहे थे, और फर्स्ट सर्जरी आती है प्री ऑपरेटिव केयर है, अभी तक सर्जरी नहीं है। क्या होता है प्री ऑपरेटिव केयर में, प्री ऑपरेटिव केयर जब आप स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले आपको क्या क्या करना, इट इज़ द पीरियड बिटवीन द डिसीजन टू डू सर्जरी। आप इस पीरियड में क्या करके चलते हैं कि आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको सर्जरी कंडक्ट करनी भी है या नहीं करनी। द क्लाइंट बिगिनिंग शिफ्टेड टू द ऑपरेशन टेबल, जी स्टार्ट कब हो जाती है, आप क्या कर देते हैं, पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं किस पे, ऑपरेशन टेबल पर शिफ्ट कर देते हैं। तब कौन सी स्टेप स्टार्ट हो जाती है, प्री ऑपरेटिव केयर स्टार्ट हो जाती है, स्टेप स्टार्ट हो जाती है, फेज स्टार्ट हो जाती है जो फर्स्ट होती है। द नर्सिंग एक्टिविटी ड्यूरिंग दिस फेज इंक्लूड, इस बीच में एक नर्स जो है, नर्स स्टाफ है, उसको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड करते हैं, कौन कौन से फेजेस होते हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे, कौन कौन से प्रोसीजर करके चलती है। असेसमेंट ऑफ क्लाइंट, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, वहाँ पे पेशेंट को क्या करना है, असिस्ट करना है, और जब तक आप असिस्ट नहीं करेंगे तब तक आप पता नहीं करेंगे, आइडेंटिफिकेशन बोल सकते हैं आप इसको, असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट। सेकेंड आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, बहुत एक्चुअल और पोटेंशियल, दोनों कंडीशन आपको क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है कि एक्चुअल कंडीशन क्या है और पोटेंशियल कंडीशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट प्लान फॉर केयर बेस्ड एंड इंडिविजुअल हेल्थ नीड, आपको फिर उसके बाद में क्या करना है, प्लान करना है इंडिविजुअल की हेल्थ के नीड के हिसाब से, उसकी बेस जो इंडिविजुअल नीड बेस्ड है उसके हिसाब से क्या करना, क्या चलना है, आपको प्लान करना है, केयर प्लान करना है कि आप किस प्रकार से कौन सा गोल अपने कौन सा प्लान सेट करेंगे जिससे पेशेंट को आ सके जल्दी आराम मिल सकेगा। फिर जो प्री ऑपरेटिव केयर है, जो इंट्रा ऑपरेटिव केयर और पोस्ट ऑपरेटिव केयर, उसमें क्या हो सके कॉम्प्लिकेशंस कोज ना हो। प्री ऑपरेटिव हेल्थ टीचिंग ऑफ द क्लाइंट एंड सपोर्टिव पीपल, आपको उनको हेल्थ टीचिंग करवा देनी है, हेल्थ एजुकेशन बता देना है कि ऐसी ऐसी सर्जरी है और ये प्रोसीजर होने वाला है। तो आपको जब तक आप उनके सपोर्टिव पीपल्स हैं उनको समझा देंगे तो वो पैनिक नहीं होंगे, पेशेंट भी पैनिक नहीं होगा, सारी चीज़ नॉर्मल होकर चलेगी। एक्चुअल प्रिपरेशन ऑफ द क्लाइंट फॉर सर्जरी, और जो एक्चुअल में प्रिपरेशन करनी है आपको वो सारी करके चलनी है। एक्चुअल प्रिपरेशन का मैं बात करूँ कि इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं या फिर बात करें प्रोसीजर हो सकता है, रिटर्न कंसेंट हो सकता है, वो सारी चीज़ें जो आपको लेकर चलनी है उन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, आप वो फॉलो करके चले। नेक्स्ट आता है प्री ऑपरेटिव कंसेंट। देखो मैं प्री ऑपरेटिव पहले ही बात कर रहा था कंसेंट की, आपको क्या करनी है, जब प्री ऑपरेटिव केयर कर रहे हैं
तो प्री ऑपरेटिव केयर में क्या किया, सबसे पहले आपने असेसमेंट किया है पेशेंट को, उसके बाद में क्या करा, आइडेंटिफिकेशन करा, आइडेंटिफिकेशन के बाद में क्या करा, आपने गोल सेट किया, और जब गोल सेट किया तो उसको क्या करा आपने, फॉलो करा, और फॉलो करा तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो एक्चुअल नीड है पेशेंट की, या फिर जो एक्चुअल प्रोसीजर है, जो एक्चुअल कंडीशंस है, उसको क्या करके चलना है, आपको फॉलो करके चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है प्री ऑपरेटिव रिटन कंसेंट। जो प्री ऑपरेटिव ऑपरेशन से पहले जो रिटन कंसेंट लिया जाता है उसके बारे में यहाँ पे बात। प्रायर टू एनी सर्जिकल प्रोसीजर, आप सभी जानते हैं इस चीज़ को कि हॉस्पिटल में आप जब भी एडमिट होते हैं, एडमिट होने से पहले आपके साथ में आपसे एक रिटन कंसेंट लिखवाया जाता है, जिसको क्या बोल के चलते हैं, आप कंसेंट बोल के चलते हैं। अगर सर्जरी से पहले आपको लिखाया जा रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे, प्री ऑपरेटिव कंसेंट बोल सकते हैं। ठीक है, प्रायर टू एनी सर्जिकल प्रोसीजर इन्फॉर्म कंसेंट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द क्लाइंट और लीगल गार्डियन। देखो, ये क्लाइंट के लिए भी ज़रूरी है, ये हॉस्पिटल के रूल्स रेगुलेशन के लिए भी ज़रूरी है, और लीगल भी है, क्योंकि जब तक आप किसी पर्सन से आप रिटर्न में नहीं लिख लेते कि अगर जैसे कि कोई सर्जरी कंडक्ट करी जा रही और लगता है बाई चांस ऐसा होता नहीं है लेकिन हो जाए, क्या पता पेशेंट की डेथ हो जाए, तो सारे इश्यूज़ नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स सबके ऊपर आते हैं, क्योंकि आपने लीगल तरीके से, अगर आप रिटर्न कंसेंट लिखते हैं, लिख के रखा है आपने, रिटर्न कंसेंट उसकी फैमिली को दिखाया, उसके साइन है, मेंबर खुद के साइन है, तो आपके पास में कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं आती और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो रिटर्न कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लीगल है और इसको फॉलो करना पड़ता है। इन्फॉर्म कंसेंट एम्प्लीज द क्लाइंट हैज़ बीन इन्फॉर्म एंड इन्वॉल्व इन डिसीजन इफेक्टिंग हैज़ और हेल्थ। देखिएगा, इन्फॉर्म कंसेंट इम्प्लाई, आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है एक तरीके से क्लाइंट पर, हैज़ बीन इन्फॉर्म, और उसको इन्फॉर्म कर चुका होना चाहिए कि ऐसा ऐसी कंडीशन है, आपकी जो डिसीजन है वो क्या है, चाहे वो मेल फीमेल जो भी हो सकता है, उसकी हेल्थ पे क्या इफेक्टिव है, क्या इफेक्टिंग करेगी वो कंडीशन जो आप ट्रीटमेंट करने वाले हैं, उसके बारे में आप क्या करके चलेंगे, बता के चलेंगे। द इन्फॉर्मेशन इन द इन्फॉर्म कंसेंट, क्या क्या इन्फॉर्म कंडीशन होती है जो पेशेंट को आपको क्या करके चलनी है, बता के चलनी है। ठीक है, द नेचर ऑफ एंड द रीज़न ऑफ द सर्जरी, द नेचर एंड ऑफ एंड द रीज़न ऑफ द सर्जरी, कौन से नेचर की सर्जरी और क्या रीज़न है, उस रिटर्न कंसेंट में लिखा होना चाहिए कि आप कौन से नेचर की सर्जरी, मेजर सर्जरी है, माइनर सर्जरी, हाई रिस्क सर्जरी है, लो रिस्क सर्जरी है, सारी चीज़ आपको क्या करनी है, रिटर्न कंसेंट में लिखी होनी चाहिए, पेशेंट के सामने होनी चाहिए, पर्सन के सामने होनी चाहिए, क्लाइंट के सामने होनी चाहिए, तब जब आप क्या कर रहे हैं, उससे रिटर्न कंसेंट ले रहे हैं। ठीक है, क्या रीज़न है क्यों आपको ये सर्जरी कंडक्ट करनी पड़ रही है। ठीक है भाई, इसमें समझ में आ रही है बात। ठीक, नेक्स्ट, ऑल अवेलेबल ऑप्शंस, द रिस्क एसोसिएट विथ ईच ऑप्शन, और जितने भी रिस्क फैक्टर हैं, चाहे हाई रिस्क फैक्टर हों, चाहे लो रिस्क फैक्टर हों, चाहे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो, चाहे स्टार्टिंग कॉम्प्लिकेशन हो, कुछ भी हो, उससे पहले आपको सारी चीज़ें, सारे ऑप्शन रख देने हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, अगर ये कंडीशन ऐसे हुई तो ऐसा हो सकता है, मतलब विथ ऑप्शनल जो आपके पास में ऑप्शन है, ईच ऑप्शन पर वो क्या कर देने आपको, पेशेंट को और उसके फैमिली मेम्बर और सपोर्टिव के सामने रख देने। द रिस्क ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर, इट्स पोटेंशियल आउटकम्स, द रिस्क ऑफ द सर्जिकल, जो आपने सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं ये वाला, तो उसमें क्या करना है आपको, पोटेंशियल आउटकम चाहिए, मतलब एक अच्छा वाला आउटकम चाहिए। नेम एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द सर्जन, और रिटन कंसेंट में क्या लिखा होना चाहिए कि जो सर्जन है उसकी क्वालिफिकेशन और उसका नाम लिखा होना चाहिए। परफॉर्मिंग द प्रोसीजर शुड बी इन्फॉर्म टू द पेशेंट, और वो क्या कर देना आपको, पेशेंट को बता देना है कि ये वाला डॉक्टर है और इसकी ये क्वालिफिकेशन है, तो वो क्या करने वाला है, इससे क्या करेंगे, सर्जरी कंडक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जब ये बता के चलेंगे आप पेशेंट को रिटर्न कंसेंट, तो पेशेंट थोड़ा पेनिक कम होगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा ऑलरेडी डॉक्टर के। द राइट टू रिफ्यूज़ कंसेंट और लेटर विथड्रॉ द कंसेंट इज़ अवेलेबल टू द पेशेंट, आपको क्या कर लेना है, पेशेंट से राइट कंसेंट लिखवा लेना है, जो भी बात है पहले, और ड्रॉ करवा लेना है। कंसेंट अवेलेबल टू द पेशेंट, और पेशेंट क्या है, जो कंसेंट है वो कहाँ होना चाहिए, पेशेंट के पास ही रख देना। नेक्स्ट, द सर्जिकल कंसेंट फ्रॉम प्रोवाइड बाय द अर्जेंसी प्रोटेक्ट द क्लाइंट। देखो, द सर्जिकल कंसेंट क्या करता है, फ्रॉम प्रोवाइड करता है, बाय द अर्जेंसी जरूरत पड़े, प्रोटेक्ट द क्लाइंट को प्रोटेक्ट करने की, फ्रॉम इंक्रीज्ड
और अनवांटेड प्रोसीजर, जब क्या कर रहे हैं, एक रिटर्न कंसेंट किसके पास रख देंगे आप, पेशेंट के पास में रख देंगे जब पेशेंट के साथ में कोई अनवांटेड प्रोसीजर किया जा रहा है, कोई हाई रिस्क की प्रोसीजर कंडक्ट करा जा रहा है, या फिर प्रोसीजर कोई दूसरा बता के दूसरा प्रोसीजर कंडक्ट किया जा रहा है, तो पेशेंट की हेल्प करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर देना है, एक प्रोसीजर रिटर्न कंसेंट पेशेंट के पास में दिया जाता है, पेशेंट की फैमिली को दिया जाता है। एंड द सर्जन and the urgency from legislation related to the unauthorized surgery or uninformed clients। देखो क्या है, सर्जन एंड द अर्जेंसी की क्या नीड है, फ्रॉम लेजिस्लेशन की रूल्स रेगुलेशन रिलेटेड अनऑथोराइज की, जो पर्सन है सर्जरी कंडक्ट करने वाला वो अनऑथोराइज्ड है, ऑथोराइज्ड सर्जन नहीं है, उसके बावजूद वो सर्जरी कंडक्ट कर रहा है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है डॉक्टर का नेम और आइडेंटिफिकेशन और क्वालिफिकेशन। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने क्या किया, अभी तक क्लाइंट को इन्फॉर्म ही नहीं किया, बिना क्लाइंट के इन्फॉर्म क्या कर रहे हैं आप, सर्जरी कंडक्ट कर रहे हैं, उस सिचुएशन में भी क्लाइंट को प्रोटेक्ट करता है रिटर्न कंसेंट। दिस कंसेंट फॉर्म बिकम ए पार्ट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड, और ये कंसेंट क्या होता है, एक पार्ट होता है किसका, मेडिकल रिकॉर्ड का। एंड गोज टू द ऑपरेटिंग रूम, और ये क्या हो जाता है, ऑपरेटिंग रूम में जाता है विद द पेशेंट डॉक्यूमेंटेशन, जो पेशेंट के और अदर डॉक्यूमेंटेशन है उनके साथ में कहाँ जाता है, जो रिटर्न कंसेंट होता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो ओटी होती है वहाँ पे जाता है। द नर्स इंश्योर दैट द कंसेंट फ्रॉम इज साइन एंड सर्व, नर्स को क्या करना है, इंश्योर कर लेना है, चेक कर लेना वापस से कि कंसेंट पे साइन हुए नहीं हुए, एंड सर्व एज विटनेस, जो और उसका विटनेस है, जैसे फैमिली मेम्बर हो सकता है विटनेस, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई कजन हो सकता है, उसके सिग्नेचर ले लेने, अगर सिग्नेचर है तो ठीक है और नहीं है तो ठीक है। नॉट टू बी द फैक्ट दैट द क्लाइंट इट इन्फॉर्म, और जो फैक्ट है वो सारी चीज़ें आप क्या कर देनी है, क्लाइंट को इन्फॉर्म कर देनी है, बता देनी है कब का विटनेस ये है, हमने इसे साइन करवाए, जो फैमिली मेम्बर है उसके और किसके, पेशेंट दोनों के क्या कर लें, रिटर्न कंसेंट पे साइन लेकर चल लें। इफ़ द नर्स असिस्ट दैट द क्लाइंट डज नॉट अंडरस्टैंड द प्रोसीजर, अगर इफ़ द नर्स असिस्ट, नर्स क्या कर रही है, दैट द क्लाइंट डज नॉट अंडरस्टैंड द प्रोसीजर, जो क्या कर रहा है, प्रोसीजर को समझ नहीं पा रहा, टू परफॉर्म द सर्जन, क्या करना है आपको, टू परफॉर्म द सर्जन कॉन्टैक्ट, सर्जन से कॉन्टैक्ट करें, एंड रिक्वेस्ट टू स्पीक विद द क्लाइंट, और क्या करना है, डॉक्टर को बोलना है, उससे रिक्वेस्ट करनी है कि आप क्या करें, क्लाइंट से बिफोर सर्जरी प्रोसीड करें, कि आप जो सर्जरी कंडक्ट कर रहे हैं उससे पहले आप बता दी, क्योंकि प्रश्न को मैंने समझाने की कोशिश करी है, स्टाफ नर्स जो होता है, मैंने प्रश्न को समझाने की बात वो समझ नहीं पाया था, तो आप क्या करेंगे उस वक्त में, उस सिचुएशन में डॉक्टर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उसको सर्जरी के बारे में बता दें, क्योंकि अभी तक उसको बताया नहीं है। इन्फॉर्म कंसेंट इज़ ओनली पॉसिबल वहीन क्लाइंट अंडरस्टैंड, इन्फॉर्म कंसेंट, जो आपका इन्फॉर्म कंसेंट है, इज़ ओनली वहीन, इज़ ओनली पॉसिबल, तभी पॉसिबल है, वहीन द क्लाइंट, जब क्या, क्लाइंट अंडरस्टैंड, जब क्लाइंट क्या कर रहा हो, समझ रहा हो, द प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, जो आप इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट स्पीक द लैंग्वेज, और जिस लैंग्वेज में वो समझना चाहता है, एंड इज कॉन्शियस, और पेशेंट क्या है, बिल्कुल कॉन्शियस है, मेंटली कॉम्पिटेटेड एंड नॉट, वो प्रेजेंट है मेंटली या नहीं है। इन्फॉर्म कंसेंट मे नॉट बी गिवन बाय ए माइनर एंड साइकेट्रिक पेशेंट, कभी भी इन्फॉर्म कंसेंट को क्या नहीं करना है आपको, जो साइकेट्रिक पेशेंट उसको नहीं देना। इन सच केस कंसेंट इज टेकन फ्रॉम आइदर पर्सन, आइदर पेरेंट्स और डज रिलेटिव, इस कंडीशन में आपको क्या करके चलना है, जो पेशेंट के रिलेटिव हैं या फिर पेशेंट के पेरेंट्स हैं, उनमें से किसी को भी देकर चल सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्री ऑपरेटिव केयर ऑफ द पेशेंट, क्या क्या केयर करेंगे, प्री ऑपरेटिव केयर, सबसे पहले क्या करना है आपको, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन करनी है, डिस्कस विद द पेशेंट टू गिव फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सर्जरी। अगर आप क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन कब देते हैं, कि आप ऑलरेडी उस चीज़ के बारे में क्या कर रहे हैं, पेशेंट को बता दे रहे हैं, जैसे कि आपके सामने कंडक्ट होने वाली है सर्जरी, कोई सी भी सर्जरी की आप बात, स्टोन की सर्जरी होने वाली है, स्टोन रिमूवल होने वाला है, तो आप क्या करेंगे, उसको पहले से बता देंगे कि स्टोन एक माइनर सा प्रोसीजर है और इतने टाइम में ख़त्म हो जाता है, इससे ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इसके बारे में ये है, आपको बहुत ज़्यादा पेन फील नहीं होगा, ये सारी चीज़ें, इतनी देर में सर्जरी कंप्लीट हो जाएगी, आपको इतनी देर में हो जाए, तो उसको क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप क्या करके चल रहे हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट करके चल रहे हैं। तो इन साइकोलॉजिकल सपोर्ट में आप क्या क्या चीज़ें बताकर चलें, तो सबसे पहली चीज़ बताएं टाइप्स ऑफ सर्जरी, कि कौन सी टाइप की सर्जरी है, हाई रिस्क सर्जरी है, लो रिस्क सर्जरी है, मेजर सर्जरी है, माइनर सर्जरी है, या फिर पेलिवेटिव सर्जरी है, या फिर इलेक्टिव सर्जरी है, फिर XYZ जो भी सर्जरी हैं, उस सर्जरी का टाइप आप क्या करके चलेंगे, पेशेंट को बताकर चलेंगे। कॉन्सिक्वेंस
कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सर्जरी कि कौन से कॉन्सिक्वेंस से सर्जरी है, द प्रॉब्लम टू बी फैक्टेड कि आपके इन फ्यूचर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है या नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, एक्सेप्ट ड्यूरेशन ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन, आपको उसको बता देना है कि आपको इस सर्जरी को कंडक्ट करने के बाद कितने दिन हॉस्पिटलाइजेशन रहना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइजेशन रहकर आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ सर्जरी कि आपको इस सर्जरी की कितनी कॉस्ट पड़ने वाली है। ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन डन बिफोर सर्जरी, आपको क्या कर देना है, ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन जो है पेशेंट की सर्जरी की उसके बारे में पेशेंट को बता देना है कि ये ट्रीटमेंट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इरेडिकेट फियर ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम पेशेंट, जो फियर है पेशेंट को, डर है, उसको क्या कर देना है, पहले से इरेडिकेट करके चलना है। अलाउ द पेशेंट टू आस्क क्वेश्चन एंड क्लियर ऑल हिज डाउट्स, जितने भी पेशेंट को क्या करना है, क्वेश्चंस पूछना है और जितने भी उसके डाउट्स है उसको क्या कर के चलना है, आपको क्लियर करके चलना है, ताकि पेशेंट की जो प्रॉब्लम है, इरेडिकेट जो डर है, फियर है, उस चीज़ को क्या कर सके आप निकाल सके। इंट्रोड्यूस द पेशेंट टू समवन हु हैड सिमिलर सर्जरी, और उस पेशेंट से क्या कर देना, उसको इंट्रोड्यूस करवाना है। एंड हैव बीन सक्सेसफुल रिकवर फ्रॉम द सिम्टम्स, और जो ऐसे सर्जरी कंडक्ट हुई थी और जो कि क्या है बिल्कुल सक्सेसफुल रिकवर्ड हो चुका है, कोई सिम्टम्स उसके साथ अपेयर नहीं हो रहा, वो बिल्कुल ठीक है, उस पेशेंट से क्या करना है, आपको इंट्रोड्यूस करवाना है, मीट करवा देना है। एक्सप्लेन वॉट हैपन, क्या करना है, एक्सप्लेन करना है वॉट हैपन ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, जो क्या जो आप क्या रहेंगे, एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया मतलब समझते हैं, जब आपको लोकल सडेशन रहेगा, लोकल एनेस्थीसिया दिया जाएगा, तो उस सिचुएशन में आपके साथ में क्या क्या हो सकता है। एक्सप्लेन हाउ टू गेट राइट और पेन द सर्जरी, कि आपको कितना पेन हो सकता है इस सर्जरी के दौरान, इस प्रोसीजर के दौरान। टेल द पेशेंट व्हेन ही कम हैव द मील्स, और आपको खाना कब लेना है उस पेशेंट को बता के चलना है, या लेना भी है या नहीं लेना, फास्टिंग रखनी है, सारी सिचुएशन सर्जरी के हिसाब से आप बता के चलेंगे। नेक्स्ट, लेट द पेशेंट सी द पर्सन, प्लेस एंड इक्विपमेंट इन्वॉल्व इन हिज ऑपरेशन। लेट द पेशेंट को क्या करना, लिखने के बाद द पर्सन, प्लेस बता देना, इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व इन हिज ऑपरेशन, उसके ऑपरेशन में जो काम आने वाली चीज़ें हैं वो क्या कर ली हैं, आपको कलेक्ट करके रख ली। ऑलवेज स्टार्ट द प्रोसीजर विद एन एक्सप्लेनेशन, आपको स्टार्ट जब भी प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे उससे पहले क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे उस चीज़ के बारे में, सो दैट इट विल इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन मेडिकल टीम, जिससे क्या होगा, मेडिकल टीम का भी कॉन्फिडेंस आप होगा, अच्छा होगा। नेक्स्ट क्या करें, मीट द स्पिरिचुअल नीड ऑफ पेशेंट, हेल्प द पेशेंट कंडक्ट हिज स्पिरिचुअल नीड ऑफ हिज रिलीजियस इफ रिक्वेस्टेड बाय द पेशेंट। देखो ये सीधी सी बात है कि शहर में तो इस चीज़ को लोग मानते नहीं है, लेकिन गांव में आज भी बोलते हैं फलाना बाबा जी के ढोक दे लो, फलाना महाराज की ये कर लो, वो कर लो, अगरबत्ती जला दो, सर्जरी सही हो जाएगी। तो जो मतलब पेशेंट की नीड है, पेशेंट को लगता है स्पिरिचुअल, मतलब वो धार्मिक है, वो चाहता है कि अपने उस भगवान के उस मंदिर में मतलब ये प्रणाम करना चाहता है, जो भी XYZ चीज़ हो वो फॉलो करना चाहता है, तो आप उसको मना नहीं करें, उसको क्या करें, वहाँ पे आप पेशेंट को सपोर्ट करें, जिससे कि पेशेंट का कॉन्फिडेंस अच्छा हो सके। ऑब्टेन इन्फॉर्म रिटर्न कंसेंट, और नेक्स्ट है बिल्ड अप द जनरल हेल्थ ऑफ द पेशेंट एंड करेक्शन ऑफ डिजीज प्रोसेस फियर स्पीडली रिकवरी। बिल्ड अप द जनरल हेल्थ, क्या करना है, जनरल हेल्थ को बिल्डअप करना है, ऑफ द पेशेंट की, और करेक्शन ऑफ द डिजीज़, और जो डिजीज़ उसको क्या करना है, करेक्शन करना है। प्रोसेस फियर स्पीडली रिकवरी, और जो प्रोसीजर है वो क्या करें, प्रोसेस होए कि वापस जल्दी से। असिस्ट द डॉक्टर टू कैरी आउट थ्रू द फिजिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम हेड टू, असिस्ट द फिजिकल हेल्थ ऑफ द पेशेंट, क्या करना है, डॉक्टर को असिस्ट करना है फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा, हेड टू टॉय पूरी बॉडी को जब एग्जामिनेशन करेंगे तो पता चल जाएगा कि कोई और इश्यू तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हुई। आस्क द पेशेंट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टू ऑब्टेन फास्ट एंड प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट से क्या करना है, अप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछना है उसके फास्ट हिस्ट्री के बारे में और प्रेजेंट हिस्ट्री के बारे में, कि जो आपकी मेडिकल हिस्ट्री है उसके बारे में आप बताएं। जैसे हो सकता है किसी पेशेंट को पर्टिकुलर ड्रग से क्या हो, एलर्जी हो, तो उससे पहले आपको क्या करना है, चेक करके चलना है, पूछ के चलना है पेशेंट को कि ये मेडिसिन आप उसको प्रिस्क्राइब कर दे सकते हैं या नहीं दे सकते। नेक्स्ट, कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन दैट द डॉक्टर ऑर्डर, और आपको क्या करके चलना है, कैरी करके चलना है जो इन्वेस्टिगेशन आपने डॉक्टर ने आपको दी है, वो सारी जो ऑर्डर्ड हैं या उन सबको आपको साथ में कलेक्ट द ऑल बेसलाइन डाटा, जितने भी बेसलाइन डाटा हैं, जैसे कि उसकी हेल्थ हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री है, फास्ट प्रेजेंट हिस्ट्री है, उसकी फैमिली हिस्ट्री है, सारी चीज़ें आइडेंटिफिकेशन डाटाज हैं, इन्वेस्टिगेशन हैं, वो सारी चीज़ें आपको क्या करके चलनी है, साथ लेके चलनी है। एग्जांपल हो सकते हैं TPR हो सकता है, ECG हो सकता है, एक्सरे, जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो सारी चीज़ें क्या करनी है, साथ कैरी रखनी है। नेक्स्ट, फर्दर इन्वेस्टिगेशन में बी कैरीड आउट दैट आर स्पीक टू नेचर ऑफ ऑपरेशन, और अगर कोई इन्वेस्टिगेशन नेक्स्ट करनी पड़े ड्यूरिंग सर्जरी तो आप उसको भी क्या करके रखना है, कैरीड आउट करके रखना है अपने पास में। अरेंज फॉर द ब्लड डोनर्स, आपको उससे पहले कोई भी सर्जरी कंडक्ट करने से पहले क्या कर लेना है, कोई ब्लड डोनर को क्या कर लेना, अरेंज कर लेना। हो सकता है फ्लूइड डोज ज़्यादा हो जाए या फिर ब्लड की नीड हो, तो आपको उस सिचुएशन में क्या करके चलना है, पहले से ध्यान रखना है।
फ्लूइड में भी एडमिनिस्टर इफ पेशेंट इज क्या हो जाए डिहाइड्रेट। अगर फ्लूइड आपको कलेक्ट पास रखना है ऑलरेडी, क्योंकि हो सकता है कि फ्लूइड लॉस ज़्यादा हो जाए, पेशेंट क्या हो रहा है डिहाइड्रेशन में जा रहा है, तो डिहाइड्रेशन में जाने से बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को फ्लूइड इंसर्ट करना पड़ेगा। और मैक्सिमम सर्जरीज में देखो मैं पहले से बता दूं फ्लूइड कंटिन्यूस रनिंग होता है। सर्जरी सर्जरी होती है ड्यूरिंग सर्जरी बोल दो, प्री ऑपरेटिव इंट्रा ऑपरेटिव जो सर्जरी होती है उसकी बात करके चले। प्री ऑपरेटिव टीचिंग, सर्जरी करने से पहले क्या क्या टीचिंग करेंगे आप, पेशेंट को क्या क्या बताएंगे। एडवाइज द पेशेंट टू स्टॉप स्मोकिंग, पेशेंट को पहले से बता देना है कि भैया स्मोकिंग नहीं करनी है, एंड अल्कोहल का यूज़ नहीं करना है। पेशेंट इज स्मोकर और ड्रिंकर, अगर पेशेंट स्मोकर और ड्रिंकर है, ड्रिंक करता है और स्मोकिंग करता है, उसको पहले से क्या कर देना, मना कर देना है। एडवाइज द पेशेंट टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन, पेशेंट को एडवाइज करना है कि आप अपनी पर्सनल हाइजीन है उसको मेंटेन करके रखें। टीथ हो सकते हैं और अनवांटेड हेयर हो सकते हैं, उनको क्या कर रखें, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, जो रिमूव है उनको रिमूवल कर लें। नेक्स्ट आता है टीच द पेशेंट रिगार्डिंग डीप ब्रीथिंग, और पेशेंट को क्या करना है, टीच करना है डीप ब्रीथिंग, कि आप डीप ब्रीथिंग कैसे लें। एंड कफिंग एक्सरसाइज, और कफिंग एक्सरसाइज प्रिवेंट चेस्ट कॉम्प्लिकेशन, कि अगर आपको चेस्ट कॉम्प्लिकेशन आए प्रिवेंट करें, आपको क्या करके चलना है, प्रिवेंट करके चलना है पेशेंट को, कि क्या नहीं हो कॉम्प्लिकेशन नहीं है। चेस्ट वाले कॉम्प्लिकेशन जो आ सकते हैं कि क्या हो सकता है, चेस्ट टाइटनेस हो सकती है या फिर रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो, तो आपको क्या करके चलना है वहाँ पे, डीप ब्रीथिंग और कफिंग एक्सरसाइज करके चलनी है। टीच द पेशेंट रिगार्डिंग एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज, पेशेंट को क्या बता देना है कि आपको एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइज के बारे में बता देना है, ताकि जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए उसके बाद में वो एक्सरसाइज कर ले। और एक्टिव जब सर्जरी कंप्लीट हो उसके बाद क्या क्या एक्सरसाइज करके चलनी है, एक्टिव एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है और पैसिव एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है। एडवाइज द पेशेंट टू कंटेन द नंबर ऑफ द मिनिस्ट्री टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, पेशेंट को क्या कर देना है, पहले से बता के देना है कि भैया क्रॉस इन्फेक्शन से आपको क्या करके रहना है, बच कर चलना है। सर्जिकल प्रिपरेशन ऑफ द स्किन, सर्जिकल प्रिपरेशन आप सब चलते हैं, सब जानते हैं कि उससे क्या पहले क्या कर देना है, वॉश आउट कर देना है, सॉफ्ट हो सकता है या एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जो भी आपके पास में अवेलेबल है हॉस्पिटल में अवेलेबल, उससे क्या करके चलना है, स्किन सर्फेस को क्लीन करके चलना है। प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट बिफोर ऑपरेशन, का क्या प्रिपरेशन करनी है ऑपरेशन करने से पहले एक पर्सन की, एक जो क्लाइंट है उसकी। रिमूव ऑल ज्वेलरी एंड हैंड ओवर देम द रिलेटिव, जो जितने भी उसकी ज्वेलरीज हैं उसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, और उसको किसको दे देना है, उसके रिलेटिव्स हैं उसको दे देना है। रिमूव द लिपस्टिक, अगर वो लिपस्टिक लगा रखी है तो उसको रिमूव करना है, फीमेल पर्सन है नेल पॉलिश लगा रखे तो उसको रिमूव करना है। फियर फीमेल पेशेंट इफ़ द पेशेंट वाज यूजिंग, अगर पेशेंट क्या है फीमेल हैं तो उसको क्या ये सारी चीज़ें हैं तो उसको क्या करना है, रिमूव। गेट द ऑर्डर फ्रॉम द फिजिशियन, फिजिशियन से ऑर्डर लेना है। फॉर इमीडिएट प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन, और क्या क्या प्रिपरेशन आपको करनी है वो आप जो ऑपरेशन थिएटर उसमें केयर करके चले, जो इंस्ट्रूमेंट नीडेबल हैं, जो चीज़ें हैं वो आप क्या करके रखें, आप पहले से तैयार रखें। इफ़ द पेशेंट वाज टेकिंग सम ड्रग्स रेगुलरली लाइक इंसुलिन स्टेरॉइड एक्सेट्रा, आस्क द फिजिशियन अबाउट इट एडमिनिस्ट्रेशन, अगर पेशेंट के किसी के पहले से रेगुलरली ड्रग्स चल रही है, जैसे कि इंसुलिन हो सकती है, स्टेरॉइड हो सकती है, तो उससे पहले आपको क्या करना है, तो फिजिशियन जो है उसको बता देना है, और उसके एडमिनिस्टर करनी है या नहीं करनी वो चीज़ें पूछ लेंगे। सेव द पार्ट ऑफ द ऑपरेट, जिस पार्ट को आपको क्या करना है, ऑपरेट करने वाले उस पार्ट को क्या कर देना है, बिल्कुल सेव क्लीन कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर द सेविंग एरिया, जो सेविंग एरिया उसको सेव कर दिया उसके बाद आस्क द पेशेंट टू हैव थ्रो बाथ एंड ड्रेस इन द क्लीन क्लॉथ, अगर पेशेंट बाथिंग करना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पा रहा तो आपको क्या कर देनी है, ड्रेसिंग कर देनी है, क्लीन क्लॉथ से साफ़ कर देना उसको। यूज सेफ एंटीसेप्टिक टू द एरिया टू बी ऑपरेशन, और आपको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की मदद से क्या कर देना है, साफ़ कर देना है, क्लीन कर देना है। एनिमा इज ऑर्डर ऑन द गिविंग वहीन द सर्जरी इन्वॉल्व द जीआई सिस्टम और पेल्विक सिस्टम पेरिनियल एरिया, अगर एनिमा ऑर्डर है, डॉक्टर ने फिजिशियन ऑर्डर किया है, मोस्टली देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर जीआई सिस्टम और पेल्विक सिस्टम की जो सर्जरीज होती है, पेरिनियल एरिया जो होता है अपना, उसके अंदर क्या करके चलते हैं, ऑर्डर होता है एनिमा, तो रखें। अगर ऐसी सर्जरी नहीं है तो भी अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कराया, बताया डॉक्टर ने कि ये चीज़ आप रखें, तो ऑलरेडी अपने पास रखें। ए लाइट डाइट इन द इवनिंग बिफोर द डे, देखो क्या करनी है, हल्का भोजन उसको करना है शाम के टाइम में। सर्जरी एंड फास्टिंग, भूखा है ना, आफ्टर मिडनाइट इज कॉल्ड द प्रिवेंट वॉमिटिंग, जो क्या करेगी उसको प्रिवेंट करेगी वॉमिटिंग्स एंड एस्पिरेशन ऑफ फूड मटेरियल इनटू द लंग्स ड्यूरिंग जनरल, जब जनरल एनेस्थीसिया दिया जाएगा पेशेंट को तो क्या हो सकता है, एस्पिरेशन कर सकता है, वॉमिट हो सकती है, तो उसको क्या जब पेशेंट एस्पिरेशन कर जाएगा तो क्या हो सकता है, लंग्स में एस्पिरेशन जा सकता है, कंटेंट जा सकते हैं, तो और पेशेंट को क्या हो सकती है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, और क्या हो सकती है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो आपको पेशेंट को ऑलरेडी बता के चलनी है चीज़ें। द पेशेंट
शुड बी रीयूज्ड टू प्रिवेंट एंजाइटी एंड फियर ऑपरेशन, और आपको पेशेंट को समझा देना चाहिए, पहले से रीअश्योर कर देना है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई फियर नहीं है, आराम से सर्जरी कंडक्ट हो जाए। प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट ऑन द डे ऑफ सर्जरी, सेम डे क्या क्या प्रिपरेशन करनी है कि हाँ भाई सर्जरी होनी है। हेल्प द पेशेंट टू गो टू टॉयलेट फॉर द माउथ केयर, और पेशेंट को क्या करना है, क्या क्या हेल्प करके चलेंगे आप, ये पेशेंट जब टॉयलेट जा रहा है या माउथ केयर कर रहा है तो उसकी क्या करनी है, हेल्प करनी है। रिमूव हेयर क्लिप्स, अगर उसने बालों में क्लिप लगा रही थी उसको रिमूव कर देना है। कॉम्बो द हेयर एंड दैम विथ ए रिबन, उसको क्या कर देना है, हेयर को किसी भी रिबन की मदद से बांध देना है। रिमाइंड द पेशेंट एंड हिज रिलेटिव अबाउट द फास्टिंग बिफोर सर्जरी, वापस से याद दिला देना है पेशेंट को, पूछ लेना है कि आपने कुछ खाया तो नहीं, उसके रिलेटिव से पूछ लेना है कि इसने फास्टिंग करी या नहीं करी सर्जरी से पहले, ठीक है। चेक द डॉक्टर ऑर्डर फॉर द बाउल प्रिपरेशन, डॉक्टर ऑर्डर चेक कर लेने कि कौन कौन से बाउल प्रिपरेशन आपको बताई गई है, उसको फॉलो करना है। क्लीन ऑपरेशन साइट, जो ऑपरेशन साइट है उसको क्या कर देना है, क्लीन कर देना विद द सॉफ और वाटर, ठीक है। थ्रोली ड्राई द एरिया, उसको ड्राई कर देना है। क्लीन टॉवल या यूज एंटीसेप्टिक जो सॉल्यूशन है या इन दैट एरिया, उसमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की मदद से उसको क्या कर देना है, क्लीन कर देना है। इंट्रोड्यूस नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब यूरिनरी कैथेटर इफ ऑर्डर बाय सर्जन, अगर इंट्रोड्यूस करनी पड़ रही है आपको क्या, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब करनी पड़ सकती है, यूरिनरी कैथेटर अगर डॉक्टर का ऑर्डर है तो वो कर देना है। इफ ओरल मेडिकेशन आर टू बी गिवन, अगर ओरल मेडिकेशन देनी है तो वो दे देनी है विद मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, कम से कम पानी के साथ में आपको मेडिकेशन क्या कर देनी है, दे देनी है। सेंडिंग द पेशेंट टू द ऑपरेटिंग रूम, पेशेंट को जब क्या कर रहे हैं आप, अब सेंड कर रहे हैं पेशेंट को, तो क्या करना है, एडमिनिस्टर द प्री मेडिकेशन टू द पेशेंट 1 आवर बिफोर सर्जरी, आपको अगर कोई मेडिकेशन देनी है सर्जरी से पहले तो 1 घंटे पहले आप उसको दे देंगे। दीज आर ड्रग्स दैट रिड्यूस एंजाइटी इन दैट पेशेंट, जो क्या करेगी ये ड्रग्स, जो पेशेंट की एंजाइटी है उसको क्या कर देगी, रिड्यूस करेगी। इनहेंस द इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया, और जो एनेस्थीसिया का इफेक्ट है उसको भी क्या करके चलेगी, कम करके। बिफोर द गिविंग प्री मेडिकेशन चेक द वाइटल साइन टू द पेशेंट, कोई भी मेडिकेशन देने से पहले क्या करके चलना है, वाइटल साइन चेक कर लेना आपको कि नॉर्मल है ये नहीं है तो डॉक्टर को बता देना है। चेंज द पेशेंट ड्रेस एंड किट ऑन हॉस्पिटल गाउन, पेशेंट जो है उसकी क्या कर देना है, ड्रेस को चेंज कर देना है, और ये पिट है उसकी जगह किट कर लेना। ऑन मिस्टेक से टाइप हो गया था ये, जो हॉस्पिटल का गाउन है, जो हॉस्पिटल की किट है उसको क्या कर देनी है, पहना देनी है। राइट द पेशेंट नेम, एज, वार्ड, बेड नंबर, डायग्नोसिस एक्सेट्रा, जो भी हैं वो सारी चीज़ें आपको रिटर्न कर लेनी है। एंड आइडेंटिफिकेशन कार्ड, उसका आइडेंटिफिकेशन कार्ड लगा देना है। एंड पेस्ट इट ऑन द ड्रेस, जो उसकी ड्रेस है उस पर क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। और ऑन द आर्म टू प्रिवेंट मिस्टेक आइडेंटिफाई, और उसके आर्म पे क्या कर देना है, लगा देना है कि पेशेंट आइडेंटिफाई में क्या नहीं हो, कोई इश्यू नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आस्क द पेशेंट टू अवॉइड जस्ट बिफोर सेंडिंग द पेशेंट टू ऑपरेटिंग रूम, क्या करना है, पेशेंट को वॉइड करवा देना, अगर यूरिनेशन करना है, जो पेशेंट ऑपरेटिंग रूम में जाने से पहले वॉइड करना चाहता है तो पेशेंट को बोल दें कि आप वॉइडिंग करके आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफर द पेशेंट इनटू ए पेशेंट ट्रॉली एंड कवर हिम विथ क्लीन सीट टू प्रिवेंट फॉल्स एंड ड्रॉट, आपको जब पेशेंट को क्या कर रहे हैं, आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ओटी में ले जा रहे हैं तो उस वक्त पेशेंट को क्या कर रखना है, क्लीन सीट से कवर करके रखना है। ड्रॉट मतलब सूखी चादर से आपको पेशेंट को क्या रखना है, कवर करके रखना। नेवर लीव द पेशेंट अलोन, अकेले पेशेंट को नहीं छोड़ना ऑन ट्रॉली पर विदाउट एनी पर्सन, कोई पर्सन अगर पास में नहीं हो। नियर बाय द प्रिवेंट फॉल्स एंड इंजरी, पेशेंट उस कंडीशन में क्या हो सकता है, गिर सकता है और पेशेंट को इंजरी हो सकती है, इसलिए पेशेंट को कभी भी आपको अकेला छोड़कर नहीं जाना है जब पेशेंट ट्रॉली में हो। Always send the patient chart with the all reports such as lab reports, medication chart, X-ray or ECG reports and other investigation done on the patient. Check the consent form for the ऑपरेशन एनेस्थीसिया, ऑलवेज क्या करना है, आपको साथ रखने हैं। मैंने पहले बताया कि रिपोर्ट्स जितनी भी है, एक्सरे हो, ईसीजी हो, XYZ और भी कोई इन्वेस्टिगेशन हो, वो सारी साथ रखनी है पेशेंट के। और जो रिटर्न कंसेंट है उसको भी चेक कर लेना है उससे पहले जब आप क्या कर रहे हैं, पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर रूम में लेके जा रहे हैं। ऑलवेज सेंड द पेशेंट विथ ए अटेंडेंट अप टू द ऑपरेटिंग थिएटर, ऑपरेटिंग थिएटर तक क्या करके लेके चले आप पेशेंट के, कोई भी अटेंडेंट है उसको साथ लेके जाएँ। इट इज़ प्रीकेयर टू हैव फीमेल अटेंड टू ए कंपनी, जिससे क्या मिल जाता है, एक कंपनी मिल जाती है टू द फीमेल पेशेंट, अगर फीमेल पेशेंट है तो उसको क्या मिल जाएगी, फीमेल पर्सन होगा तो उसे कंपनी मिलवाई जाएगी। ऑलवेज इंटरेस्ट द पेशेंट टू द समवन हु विल टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेशेंट वाइल ही इन द ऑपरेटिंग थिएटर, और ऑपरेटिंग थिएटर से क्या रखना है, पेशेंट को बाहर रखना है। अब देखिएगा कौन कौन से डायग्नोसिस है, मैंने मोस्टली 3 डायग्नोसिस लिखे हैं जो देखे जाते हैं प्री ऑपरेटिव कंडीशन में। पहला है एंजाइटी रिलेटेड टू द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द प्री ऑपरेटिव रूटीन एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर एज एविडेंस बाय द फियरफुल फेशियल एक्सप्रेशन। डायग्नोसिस एंजाइटी हो सकती है पेशेंट को, क्यों होगी, क्योंकि पेशेंट को उसके बारे में क्या नहीं है, नॉलेज नहीं है, और क्या नहीं है,
जो प्री ऑपरेटिव केयर और पोस्ट ऑपरेटिव केयर उसके बारे में कुछ भी नहीं है, तो वो क्या करेगा, फियर फील करेगा, डर महसूस करेगा, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे एक। उसके बाद में एंजाइटी रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ सर्जरी एंड एबिलिटी ऑफ टू द फंक्शन इन नॉर्मल मैनर एज एविडेंस बाय आस्किंग डाउट। जब उसने डाउट करें तो जो उसके डाउट्स थे वो अगर आपने क्लियर नहीं करे तो उसको एंजाइटी हो सकती है उससे रिलेटेड। फियर रिलेटेड टू द रिस्क ऑफ डेथ एज एविडेंस बाय फेशियल एक्सप्रेशन, और उसको डर रहेगा इस चीज़ का कि ये डर रहेगा कि उसकी डेथ नहीं हो जाए सर्जरी के बाद में। तो ये सारी चीज़ें आपको बता के चलनी है। और आज की क्लास अपन यही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट अपन इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, अच्छे से समझिएगा। कोई क्वेश्चन क्योरीज तो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन।